बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ताहिर मुमताज़ अवान है और कोर्स जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने के लिए आया हूँ दैट इज़ मार्केटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस। कुछ थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। माय नेम एज आई टोल्ड अर्लियर ताहिर मुमताज़ अवान। एजुकेशन मैंने अपना एमएस किया है रिसेंटली मैनेजमेंट में। एमएससी है मेरी मैथ्स कम्युनिकेशन में। एमबीए मैंने किया सेम इंस्टीट्यूशन से जिस इंस्टीट्यूशन से आपके सामने हूँ, कॉमसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद माय स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। इससे पहले मेरा जो बीएस है दैट इज़ इन कंप्यूटर साइंसेस। कुछ थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँगा। लेक्चरर हूँ मैं सिंस 2007 विद दिस इंस्टीट्यूट और करंटली भी डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में एज मार्केटिंग लेक्चरर मैं काम कर रहा हूँ। मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट की पोजीशन इससे पहले मैंने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में संभाली तकरीबन 1 साल, जिसको छोड़ के फिर मैंने अपनी फील्ड चेंज करके टीचिंग की तरफ आया। उससे पहले एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जिसके साथ 3 साल असिस्टेंट मैनेजर काम किया। और पहली जो मेरी नौकरी थी जो मैंने अपने बीएस के फ़ौरन बाद से या बीएस के आखिरी अवाल में शुरू की थी दैट वाज असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट का जो मेरा एक्सपीरियंस है और पिछले 5 साल से जो मैं कॉमसेट्स के साथ मार्केटिंग के कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ, तो I'll be telling you about marketing use knowledge मेरे पास है। I'll try to transfer it to you. कुछ थोड़ा सा मैं अपने रिसर्च एक्सपीरियंसेस के हवाले से बात करना चाहूँगा। I have about 14 papers in my 14 research papers in my profile, जिसमें एक जो है वो एक जर्नल पब्लिकेशन है और 13 जो हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पेपर्स हैं। बहुत सी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो कि इस्लामाबाद से बाहर हुई हैं उनमें ऑर्गेनाइज़र के तौर पे, इंटरनेशनल सेमिनार्स में ऑर्गेनाइज़र के तौर पे रहा हूँ। कॉन्टेक्ट ईमेल्स और फ़ोन नंबर्स आपके स्लाइड पे आ रहे हैं और आप अगर कोर्स के हवाले से किसी भी वक्त कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आई वुड प्रेफर कि आप ईमेल के थ्रू मुझसे बात करें। जो कोर्स हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ मार्केटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। MGT 410 इसका कोड है और कोर्स इंस्ट्रक्टर का नाम भी आपके सामने आ रहा है, यानी कि मेरा नाम आपके सामने आ रहा है। रेफरेंस बुक्स जो कि आप फॉलो कर रहे हैं वो आप मार्केटिंग की किसी भी बुक को उठा के पढ़ लें, आपको इन्फॉर्मेशन वैसी ही मिलेगी। लेकिन मैं जिस किताब को फॉलो करूंगा या मैं जिस किताब से आपको लेके चलूंगा मैं वापस इन ऑब्जेक्टिव्स पे आऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं टेक्स्ट बुक के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग 13th एडिशन फिलिप कॉटलर और गैरी आर्मस्ट्रॉन्ग की किताब है। प्रेंटिस हॉल पब्लिशर्स ने इसे पब्लिश किया है। ये आपकी कोर्स बुक होगी। इसको आप फॉलो करेंगे। अपने इंफॉर्मेशन के लिए डिटेल कोर्स आउटलाइन आपको मिल जाएगी, वेबसाइट पे आपके पास अवेलेबल होगी। और मैं अभी जाना चाहूँगा कोर्स ऑब्जेक्टिव्स या वैल्यू थीम्स की तरफ। जो मेन हमारे ऑब्जेक्टिव्स इस कोर्स से रिलेटेड हैं वो भी स्लाइड पे भी आपको नजर आ रहे हैं। टू इंट्रोड्यूस न्यू मार्केटिंग स्टूडेंट्स टू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग इन इनोवेटिव yet practical and enjoyable way. In other words, we can say कि एक मार्केटिंग मेरे ख्याल से एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें बहुत से लोग जाना चाह रहे हैं और उनको अगर ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी तो they'll be more delighted, they'll be able to work in a better way. The second objective is to understand and learn about creating value for customers in order to capture value from customers in return. ये वैल्यू की डिस्कशन आज के लेक्चर में होपफुली मैं थोड़ी बहुत करूंगा और मजीद आने वाले लेक्चर्स में भी इसकी बात होती रहेगी। थर्ड ऑब्जेक्टिव है जी टू गेट एन इन डेप्थ नॉलेज अबाउट बिल्डिंग एंड मैनेजिंग स्ट्रॉन्ग वैल्यू क्रिएटिंग ब्रांड्स। जो भी कंपनी आप देखेंगे तो वो अपने ब्रांड से या अपनी बनाई हुई प्रोडक्ट या सर्विस से आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है और उस फैसिलिटी के अगेंस्ट आप कुछ पैसे पे करते हैं। तो वैल्यू क्रिएटिंग ब्रांड बनाना कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और ऑब्जेक्टिव है जी टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ मार्केटिंग अकाउंटेबिलिटी। आजकल वो दौर नहीं है कि आपने प्रोडक्ट खरीदी एंड यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द प्रोडक्ट, यू डोंट नो कि जी क्या प्रोडक्ट है और उसके फीचर्स क्या हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो इवन प्रोडक्ट की कंप्लेंट्स रजिस्टर कराते हैं, जो कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग के थ्रू आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपके पास जो प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन आ रही है उनको वेरीफाई करते हैं। उनको वो लोग आप ये कह लेंगे अकाउंटेबिलिटी उसकी मांगते हैं कंपनी से। तो आप थोड़ा सा रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट्स जो है, यानी कि आपने जो पैसे या कंपनी ने जो पैसे पे किए हैं, कंपनी को उसके बदले में क्या जवाब मिल रहा है, कितने कस्टमर बेस बन रही है, इस चीज पे थोड़ी सी बात होगी। टू हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सस्टेनेबल मार्केटिंग का मतलब है मीटिंग द प्रेजेंट नीड ऑफ कंज्यूमर्स
and businesses while preserving or enhancing the ability of future generations to meet their needs। कि आप ये ना सोचें कि आज कंज्यूमर क्या आपसे मांग रहा है, आप ये भी जहन में रखें कि कंज्यूमर की नीड्स चेंज होनी है और आप उस चेंज के लिए तैयार हों, आपको उस चेंज के लिए अपनी प्रोडक्ट को तैयार करना है। टेक्स्ट बुक की जैसे मैं आपसे पहले बात कर चुका हूँ, तो कोर्स ऑर्गेनाइजेशन, इस कोर्स में जो चीजें हमने कवर करनी है वो तो आपको नजर आ रही हैं, लेकिन जनरली एक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि विल बी हैविंग 4 क्विजेस जो कि टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। असाइनमेंट्स हैं 4, इसके बाद 2 सेशनल एग्जाम्स हैं। पहला सेशनल एग्जाम अप्रोक्सीमेटली 1 महीने 1.25 महीने के बाद आपका होगा, फिर इसके बाद सेकंड सेशनल होगा और एक फाइनल एग्जाम होगा। तो ये आपका इवेलुएशन क्राइटेरिया है, 4 क्विजेस, 4 असाइनमेंट्स, 3 एग्जाम्स जिसमें 2 सेशनल्स हैं और एक जो है वो फाइनल एग्जाम है। ये कोर्स ऑर्गेनाइजेशन है जी आपकी, जो इस वक्त आप स्लाइड पे देख रहे हैं। पार्ट नंबर 4 हिस्सों में इस कोर्स को डिवाइड किया गया है, यानी ये जो किताब है आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, इसके 4 डिफरेंट पार्ट्स बनाए हुए हैं। पार्ट नंबर 1 है डिफाइनिंग मार्केटिंग एंड मार्केटिंग प्रोसेस, जिसमें पहले 2 चैप्टर आ रहे हैं, यानी कि आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं मार्केटिंग के सब्जेक्ट के साथ। सेकंड जो पार्ट है दैट इज अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस एंड कंज्यूमर्स। आप कंज्यूमर्स और मार्केट प्लेस, यानी कि उस जगह जहां पर आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, वो उसको हम मार्केट प्लेस कहेंगे। इंफॉर्मेशन साथ साथ आगे जब हम कोर्स में आगे चलेंगे तो मजीद आपके पास आती रहेगी। 4 चैप्टर इसमें कवर हो रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक। पार्ट 3 इज डिजाइनिंग द कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन मिक्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और आप ये कह लें कि इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जो आपने कवर करनी होगी। तकरीबन 11 चैप्टर्स इसमें आ रहे हैं, 7 से लेकर 17 तक। और लास्ट पार्ट जो है दैट इज एक्सटेंडिंग मार्केटिंग। इसमें 3 चैप्टर्स हैं। मैं इस सेक्शन पे रिलेटिवली कम बात करूंगा और ज्यादा मेरा एम्फेसिस जो है वो पहले 3 चैप्टर्स पे होगा, क्योंकि जब पार्ट 4 पहले 3 पार्ट्स पे होगा, सॉरी। और जो चौथा पार्ट है ये आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा फ्रूटफुल होगा अगर आप इसको खुद से पढ़ेंगे या आप इसकी एप्लीकेशन जो है जनरल एनवायरनमेंट में देखना चाहेंगे। पार्ट नंबर 1 जैसा कि अभी बात की, आज की हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इट इज डिफाइनिंग मार्केटिंग एंड द मार्केटिंग प्रोसेस। और इसमें मैंने आपसे पहले बात की थी कि मैं चैप्टर नंबर 1 को आज शुरू कर रहा हूँ। मजीद जो है पार्ट नंबर 1 की बातें आगे होती रहेंगी। चैप्टर 1 मार्केटिंग, क्रिएटिंग एंड कैप्चरिंग कस्टमर वैल्यू, ये टाइटल है चैप्टर नंबर 1 का। और कोर्स कंटेंट्स आप देख रहे हैं। पहले हमने ये देखना है आज की इस डिस्कशन में कि मार्केटिंग होती क्या है, व्हाट इज मार्केटिंग। देन वी विल सी कि मार्केट प्लेस और कस्टमर नीड्स, जो कि ऑब्जेक्टिव्स में भी हमने बात की है, या थीम्स में जो हमने कोर्स थीम्स की बात की थी उसमें भी बात हुई थी कि मार्केट प्लेस और कंज्यूमर नीड्स को हम समझेंगे। फिर हम बात करेंगे डिजाइनिंग द कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी की। फिर इसके बाद एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान क्या होता है और प्रोग्राम क्या होता है उसको देखना है। फिर कस्टमर रिलेशनशिप्स की बात होगी। देन we'll come on कैप्चरिंग वैल्यू फ्रॉम द कस्टमर्स। वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वैल्यू के हवाले से आपको काफी सारी चीजें जो हैं वो कोर्स के दौरान टाइम टू टाइम डिस्कस करनी पड़ेंगी। तो कोशिश कीजिएगा ये, क्योंकि पहला जो सेक्शन है, पहला जो पार्ट है, लास्ट भी बता रहा हूँ आपको, चेंजिंग मार्केटिंग लैंडस्केप, कि आजकल जो नई इंफॉर्मेशन आपके सामने आ रही है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन आ रही है, उसको कैसे लोग प्रेजेंट करते हैं, उसमें क्या नई चीजें हैं, आप उसमें अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं। कल को आप लोगों ने जाके मार्केटिंग फील्ड में जब काम करना है तो फील्ड में डेफिनेटली आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है वो अब चेंज हो चुकी है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग अब आपको बहुत कम मिलेगी। ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, खासतौर पे पार्ट 1 में, ये कोशिश कीजिएगा कि इनको सही तरह से आप अगर समझ लेते हैं तो आपके लिए बाकी तमाम कोर्स समझना आसान हो। चलते हैं जी हम अपने पहले कॉन्सेप्ट की तरफ। व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग होता क्या है? मार्केटिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस बाय विच कंपनीज क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप्स टू कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स इन रिटर्न। मार्केटिंग एक ऐसा कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें आप मार्केट प्लेस से स्टार्ट लेते हैं। वजह यह है कि एक ऐसी जगह आपको मिलेगी, एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि जिस एनवायरनमेंट के थ्रू, चाहे वो एक दुकान है, चाहे वो एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, चाहे वो आप एक मेट्रो की बात कर रहे हैं, या आप किसी इस्लामाबाद या पिंडी में या किसी शहर में भी, आपके अपने शहर में अगर कोई बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है तो वहां पे आप बात कर लें, या एक छोटी सी परचून की दुकान है, वो आपके लिए मार्केट प्लेस है जहां पर आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। कंपनीज डेफिनेटली क्रिएट वैल्यू इन द सेंस कि वो आपको
आपके पैसे के बदले में कोई चीज दे रहे हैं। आप उन्हें अगर 50 रुपए किसी चीज के अगेंस्ट दे रहे हैं तो कंपनी के लिए वो पैसे वैल्यू है, और आपके लिए वैल्यू जो है वो प्रोडक्ट है या वो सर्विस है जो उसके बदले दे रहे हैं। आप अगर एक मोबाइल फोन के लिए कार्ड खरीद लें, एक किसी भी कंपनी का कार्ड आपने खरीदा है, आप उसको जब स्क्रैच करते हैं और अपने मोबाइल में फीड करते हैं तो बेसिकली आपने उस 100 रुपए के अगेंस्ट, ठीक है उसमें टैक्सेस आपको नजर आएंगे जो कि गवर्नमेंट चार्ज कर रही है, लेकिन वो टैक्सेस का कंपनी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कंपनी को जो भी आपने 80 रुपए या 82 रुपए या 83 रुपए देने हैं वो बेसिकली उस कंपनी के लिए वैल्यू है, और आपके लिए वैल्यू इसके अगेंस्ट वो सर्विस होगी या वो पैसे होंगे जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं और आप उससे अपनी कॉल्स कर सकते हैं। एक सिंपल मॉडल ऑफ द मार्केटिंग प्रोसेस भी आपके सामने इस वक्त नजर आ रहा है। इस मार्केटिंग मॉडल में अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स एंड वांट्स की बात है। पहला स्टेप कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जो कि मजीद अपने एक रोल प्ले कर रहा है। कंस्ट्रक्ट एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम दैट डिलीवर्स द सुपीरियर वैल्यू, और फिर वो आगे फर्दर आ रहा है जी, बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप्स एंड क्रिएट कस्टमर डिलाइट, और आखिर में आपको नजर आ रहा है कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स टू क्रिएट प्रॉफिट्स एंड कस्टमर इक्विटी। अब इसमें बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं कि जो मुझे इस चीज का अंदाजा है कि शायद इस स्टेज पे आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप इस वीडियो में आगे चलते जाएंगे तो आपको ये चीजें क्लियर होंगी, और मैं हर एक चीज पे बात करूंगा कि ये कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, ये इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप्स क्या है, कस्टमर वैल्यू क्या है, फिर कस्टमर इक्विटी क्या है। इन चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। इस वक्त जो चीज समझने चाहिए आपको वो ये है कि आपने इस प्रोसेस पे लोगों को बीइंग अ कंपनी, अगर आप एक कंपनी के तौर पे, एक सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे सोचें तो यू हैव टू क्रिएट वैल्यू फॉर द कस्टमर्स। आपको लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करनी है, बनानी है, और वो वैल्यू आप डेफिनेटली एक प्रोडक्ट या एक सर्विस की फॉर्म में बना सकते हैं। और आपका काम होगा कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड करना, उनके साथ ताल्लुकात बिल्ड करना। ताल्लुकात इन द सेंस कि आप उनको ये चीज बता सकें कि ये जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, मेरी प्रोडक्ट जो आप यूज कर रहे हैं, ये आपके लिए फायदेमंद है। और कस्टमर्स जो हैं वो आपके साथ लॉयल रहेंगे, कस्टमर आपके साथ लंबे अरसे तक चलते रहेंगे अगर आप उनको उनकी रिक्वायर्ड वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे चलते हैं जी। अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड कंज्यूमर नीड्स और कस्टमर नीड्स। कंज्यूमर और कस्टमर का डिफरेंस मैं इस स्टेज पे क्लियर करना चाहूंगा कि कंज्यूमर और कस्टमर दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। मार्केटिंग में आपको जब थोड़ा सा आगे आप चलते जाएंगे तो कस्टमर ही ज्यादा मिलेगा, लेकिन डिटेल में जब आप देखेंगे या मजीद आप जब स्लाइड्स आगे देख रहे होंगे तो कंज्यूमर और कस्टमर दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। कस्टमर वो बंदा होगा कि जो बेसिकली एक प्रोडक्ट कहीं से खरीद के लेके आता है। मे बी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो आपके घर में आपके वालिदैन खरीद के लाते हैं और आप उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो कस्टमर वो साहब होंगे कि जो जाके दुकान से या किसी शॉप कीपर से या किसी बिजनेस से जाके कोई चीज खरीदते हैं, और आप अगर उस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन आपने उस चीज को खरीदा नहीं है तो यू आर द कंज्यूमर। कंज्यूमर वो है जो उस चीज को इस्तेमाल करेगा, कंज्यूम करेगा इन सिंपल वर्ड्स, और कस्टमर वो है जो कि उस चीज को खरीदेगा। दोज हु विल बाय द प्रोडक्ट आर द कस्टमर्स। चलते हैं जी नीड्स, वांट्स और डिमांड्स की तरफ, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है जहां से मार्केटिंग स्टार्ट होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने कोई चीज खरीदी है और बगैर किसी वजह के खरीदी है। देयर इज अ स्टेट व्हेन देयर इज अ नीड ऑफ और देयर इज अ सेंस ऑफ फेल्ट डेप्रिवेशन। फेल्ट डेप्रिवेशन का मतलब ये है कि आप समझते हैं कि किसी दूसरे के पास एक चीज है और आपके पास वो चीज नहीं है, तो आप डिप्राइव्ड हैं अगर किसी चीज से, आप किसी चीज से महरूम है अगर, तो वो आपकी नीड होगी। और इसमें फिर अगेन फिजिकल नीड्स हैं, सोशल नीड्स हैं, इंडिविजुअल नीड्स हैं। मेरे ख्याल है मैनेजमेंट का कोर्स आप पढ़ रहे होंगे तो मैनेजमेंट के कोर्स में एक डिस्कशन होगी, या तो हो चुकी होगी या ये आनी है डिस्कशन, जिसमें हायरार्की ऑफ नीड्स की बात की गई है। हायरार्की ऑफ नीड्स में बहुत सी नीड्स को कैटेगराइज किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले ये है कि आप हमेशा अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स की तरफ जाते हैं, कि आप सबसे पहले ये देखेंगे फिजियोलॉजिकल को यहाँ पर आपकी स्लाइड में फिजिकल के नाम से भी लिखा गया, मींस दैट इज फूड, क्लॉथिंग, वार्मथ, सेफ्टी। ये जो है ये आपके पहले कंसर्न्स हैं। फिर इसके बाद आप आगे सोशल नीड्स की तरफ जाते हैं या इंडिविजुअल नीड्स की तरफ जाते हैं, जिनके बारे में भी थोड़ा बहुत स्लाइड्स के ऊपर लिखा हुआ है। नीड्स की बेसिस पे वांट्स इमर्ज होती हैं।
नीड तो वो मेरी चीज हो गई जो कि मेरी फेल्ट डेप्रिवेशन है, जो कि आपने ये देखा कि आप किसी चीज से महरूम है, आपको किसी चीज से किसी चीज की कमी फील हो रही है। जब आप वांट की बात करेंगे तो आपका कल्चर, आपकी पर्सनैलिटी, आपके रहन सहन के तरीके, ये सब मिल के उस चीज को वांट में बना देते हैं। मे बी कोई ऐसी चीज हो जिसकी जिसकी ख्वाहिश आपके दिल में हो, लेकिन आप अपने कल्चरल इन्फ्लुएंसेस की वजह से, आप अपने रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस की वजह से वो चीज नहीं खरीद सकते, या वो चीज खरीदना नहीं चाहते। तो एट दैट केस इट इज नॉट योर वांट। बट व्हेन यू थिंक कि जी कल्चर मेरा मुझे इजाजत दे रहा है, मेरी अपनी पर्सनैलिटी जो है वो मुझे इजाजत दे रही है, और मुझे ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में कोई गिल्ट फील नहीं होगा, कोई भी मुझे शर्मिंदगी फील नहीं होगी, तो उस वक्त वो चीज आपकी वांट बन जाएगी। थर्ड द कॉन्सेप्ट इज डिमांड। डिमांड है कि आपने एक चीज, एक आपने फेल्ट डेप्रिवेशन भी फील की, फेल्ट डेप्रिवेशन से आपके पास वो चीज नीड से वांट में चेंज तो हो गई, आपका कल्चर भी इजाजत दे रहा है। लेकिन तीसरी चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द मनी, द बाइंग पावर। आपके पास अगर पैसे हैं वो चीज खरीदने के, तो आपकी वो चीज डिमांड बन जाएगी, और वो डिमांड जब कंपनीज इवेलुएट करेंगी, जब कंपनीज उस डिमांड को देखेंगी, तो वो उसके अगेंस्ट आपको कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगी। तो इस स्लाइड में आपको जो चीज, तीन कॉन्सेप्ट जो नजर आ रहे हैं, ये मार्केटिंग का स्टार्ट यहां से हो रहा है कि एक नीड बनी, नीड जो है उसको वांट में कन्वर्ट हुई, वांट कन्वर्ट होने के बाद वो डिमांड बनेगी। तो कंपनीज नीड एनालिसिस भी करती हैं, कंपनीज नीड्स को भी देख रही हैं, वांट्स को भी देख रही हैं, डिमांड्स को भी देख रही हैं, और इसी की बेसिस पे कई दफा ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट जब आपके सामने आई, कोई आपने टीवी पे कोई एडवर्टाइजमेंट देखा, तो आपको ये फील हुआ कि हाँ, दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट, यही चीज तो मैं सोच रहा था, यही चीज मुझे चाहिए। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग मार्केट प्लेस एंड कंज्यूमर नीड्स में ही, कस्टमर नीड्स में ही बात है जी मार्केटिंग ऑफरिंग्स और मार्केटिंग मायोपिया की। हमने नीड की बात की, वांट की बात की, डिमांड की बात की, तो मार्केटिंग ऑफरिंग्स जो है, उन डिमांड के जवाब में मार्केटिंग ऑफरिंग्स आती हैं। मार्केटिंग ऑफरिंग्स है आपकी कोई प्रोडक्ट्स, कोई सर्विसेज, कोई इंफॉर्मेशन, कोई एक्सपीरियंस, जो कि जनरली आपकी नीड या वांट को सेटिस्फाई करने के लिए दी जाती है। डिमांड तो मार्केट में आ गई है, डिमांड तो आपकी उस बाइंग पावर की वजह से आई है, लेकिन कहानी तो स्टार्ट हुई थी फेल्ट डेप्रिवेशन से। फेल्ट डेप्रिवेशन का मतलब आप उस चीज को खरीदना चाह रहे हैं, या आप उस चीज की कमी महसूस कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। मे बी वो कमी एक खाने पीने की चीज से लेकर एक पहनने की चीज तक हो, मे बी वो कमी जो है वो एक टेलीविजन की हो, मे बी वो कमी किसी एक वॉल पॉइंट की हो। अब ये सारी चीजें जो है, ये कंपनीज एनालाइज कर रही होती हैं, और कंपनीज इस चीजों को एनालाइज करने के बाद आपको प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंसेस की फॉर्म में आपकी नीड और वांट सेटिस्फेक्शन के लिए ऑफरिंग्स देती हैं। तो अब इसके बाद जब भी मैं मार्केटिंग ऑफरिंग का वर्ड यूज करूंगा, इसका मतलब होगा कि आपकी उस नीड सेटिस्फेक्शन या वांट सेटिस्फेक्शन के लिए जो प्रोडक्ट सर्विस आपको प्रोवाइड की गई है, अब प्रोवाइड तो कर दी, लेकिन उस चीज का खरीदना या ना खरीदना तो मेरे अपने हाथ में है ना। लेकिन कनेक्ट करेंगे अगर आप पिछली स्लाइड से, तो आपको ये चीज फील होगी कि नीड, वांट, डिमांड, तो डिमांड आपने खुद की थी, उसी डिमांड के जवाब में तो आपको कंपनी ने प्रोडक्ट दी है, मार्केटिंग ऑफरिंग आपको मिली है। मार्केटिंग मायोपिया अगला कॉन्सेप्ट है हमारा। इट इज फोकसिंग ऑन द एग्जिस्टिंग वांट्स एंड लूजिंग साइट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर नीड्स। आज एक चीज मुझे चाहिए, इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि उसमें हमेशा फितरतन वो ऐसा है कि कभी भी किसी चीज से सेटिस्फाई नहीं होता। मींस इन सिंपल वर्ड्स, इन मार्केटिंग टर्म्स इफ आई से, तो मतलब इसका ये हुआ कि हमेशा आप चेंज चाहते हैं, हमेशा आपकी नीड्स चेंज होती रहेंगी। आज जो नीड्स हैं वो नीड्स कल नहीं होंगी। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि दे टोटली चेंज, बट दे चेंज देयर शेप। जैसे कि आप मोबाइल फोन को देख लें, अब आज से कुछ अर्सा पहले मोबाइल फोन की शक्ल कुछ और थी, उस वक्त तो एक्सेप्टेबल था, लेकिन आज से कुछ अर्सा पहले जब वो एक बहुत बड़े बैग में आता होता था और लोग उसको उठाने के लिए भी कई दफा एक बंदा रखा हुआ होता था, अगर उस मोबाइल को आपके सामने आज इंट्रोड्यूस किया जाए तो मेरे ख्याल है कोई मुफ्त में भी शायद उसे खरीदना नहीं चाहेगा। तो नीड्स की शक्ल चेंज होती रहती है, और कंपनीज को उसके साथ साथ चलना चाहिए। कंपनीज को उन नीड्स को जरूर जहन में रखना चाहिए जो कि चेंज हो रही हैं।
इन अदर वर्ड्स आप ट्रेंड भी कह सकते हैं कि जो नीड के अंदर ट्रेंड चेंज हो रहा है उस ट्रेंड को एनालाइज करना है। इसको आगे मैं मजीद डिस्कस भी करूंगा। इसको हम मार्केटिंग एनवायरमेंटल स्कैनिंग भी कहते हैं। एनवायरमेंटल स्कैनिंग आपको करते रहना चाहिए। वो कंपनीज जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग नहीं करेंगी, या वो कंपनीज जो कि आप ये कह लें कि आपकी एग्जिस्टिंग डिमांड्स पे, एग्जिस्टिंग वांट्स पे बात कर रहे हैं और आपकी इमर्ज होती हुई नीड्स को नहीं देख रहे, वो उनका हो सकता है आज उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा हो, आज उनकी प्रोडक्ट बहुत बिक रही हो, लेकिन विद टाइम उनकी प्रोडक्ट में डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा और उस डाउनफॉल की वजह से उनकी एक स्टेज ऐसी आएगी जिसमें दूसरी कंपनीज आगे निकल जाएंगी और वो पीछे रह जाएंगी। मार्केटिंग मायोपिया इन सिंपल टर्म्स इज लविंग द प्रोडक्ट। लविंग द प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि आप कहते हैं कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो सबसे अच्छी है, इसमें किसी किस्म की चेंज की, किसी किस्म की इनोवेशन की, क्रिएटिविटी की कोई जरूरत नहीं है। एवरीबडी, एवरीथिंग, इन सिंपल वर्ड्स, एवरी कंपनी नीड्स टू चेंज एज पर द कंज्यूमर नीड्स। तो आपको कंज्यूमर नीड्स को या कस्टमर नीड्स को साथ साथ देखते रहना चाहिए। मायोपिया से बचना है। मायोपिया इज नॉट अ गुड टर्म। मार्केटिंग मायोपिया यानी कि आप यू डोंट हैव टू लव द प्रोडक्ट बट लव द कस्टमर। इन अदर वर्ड्स, लव द कस्टमर का मतलब ये हुआ कि उसके जो वो चाह रहा है वो करो, जो वो चाह रहा है उसको आप अहमियत दें। अंडरस्टैंडिंग द नेक्स्ट स्लाइड है जी, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स। तो वैल्यू, कस्टमर वैल्यू और सेटिस्फेक्शन एक्सपेक्टेशन की मैंने बात की थी पहले भी। वैल्यू की कहानी ये थी, या वैल्यू की जो पहले आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, वो ये था कि आप कुछ पैसे दे रहे हैं और उस पैसे के अगेंस्ट आपको कुछ प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। तो वैल्यू एक्सचेंज प्रोसेस जो है उसमें आपने इस चीज का ख्याल रखना है। द मार्केटर्स नीड टू सी कि उन्होंने राइट लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन जो चाहिए कंज्यूमर्स को, या जिस किस्म की नीड एनालिसिस आपने की है वैसे ही प्रोडक्ट आपको मिले। और इट शुड नॉट बी टू हाई, इट शुड नॉट बी टू लो। ये बहुत ज्यादा आपने हाइप भी क्रिएट नहीं करनी, या ऐसा आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा आपने ख्याली बातें नहीं करनी। रियलिस्टिक होकर सोचना है कि ये रियलिस्टिकली अगर पॉसिबल है तो आप जरूर कहें, लेकिन अगर रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, आपकी प्रोडक्ट के अंदर वो एट्रीब्यूट्स, वो क्वालिटीज नहीं है, तो डेफिनेटली आप उस तरह की बात कमेंट ना करें। इट क्रिएट्स अ बैड इंप्रेशन। इन द लॉन्गर रन आपको वो प्रोडक्ट नुकसान देगी। और कस्टमर्स के हवाले से जब हम बात करेंगे तो वैल्यू सेटिस्फेक्शन जो है वो हमेशा उसको नजर में रखते हैं। और आपका कस्टमर अगर उसको वैल्यूज प्रॉपरली नहीं मिल रही, वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, तो आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। रीजन कि कंपटीशन है, बहुत सी और कंपनीज हैं जो शायद उसकी नीड को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए तैयार है, जो उसको ज्यादा बेहतर सेटिस्फेक्शन देने के लिए तैयार है। तो इस स्लाइड से हमें जो कॉन्सेप्ट मिल रहा है, या ये जो आप फिगर देख भी रहे हैं, इसमें मार्केटर्स को कहा यह गया है कि उन्होंने एग्जैक्ट नीड एनालिसिस जो किया है उसके मुताबिक अपनी वैल्यू और एक्सपेक्टेशन को नजर में रखने, और कस्टमर्स जो वैल्यू और सेटिस्फेक्शन डिपेक्ट कर रहे हैं उसको समझने की भी जरूरत है। बगैर उनको समझे, यानी कि नीड एनालिसिस किए बगैर आप काम नहीं कर सकते, आपके लिए काम करना मुश्किल होगा। नेक्स्ट इसी में जी एक्सचेंज की बात है। एक्सचेंज इज एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम समवन बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न। आप कुछ चीज जो कि शुरू में हमारा मार्केटिंग या ये जो करेंसी का सिस्टम है, करेंसी के सिस्टम से पहले की कहानी बार्टर सिस्टम था, जिसके बारे में आप शायद जानते भी होंगे, कि जिसमें लोग एक चीज किसी दूसरे बंदे को देते थे और उससे उसके बदले में चीज ले लेते। मैं चावल की फसल हुई है, मैं चावल की फसल किसी को दे देता हूँ और उसके बदले में किसी से लेट से चीनी खरीद लेता हूँ। अब ये जो एक्सचेंज था, कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ हमने इस एक्सचेंज के प्रोसेस में करेंसी नोट्स को इंट्रोड्यूस कर दिए, हमने पैसों को इंट्रोड्यूस कर दिए। मैं अपनी जेब से जो पैसे दे रहा हूँ उस पैसे के अगेंस्ट मुझे कुछ रिप्लाईज मिलेंगे, कुछ रिप्लाईज मिलेंगे इन द शेप ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज, एक्सपीरियंसेस, और उन एक्सपीरियंसेस का मैं फायदा उठा सकूंगा, उन एक्सपीरियंसेस का मुझे इस रिटर्न में फायदा होगा। क्योंकि वैल्यू और सेटिस्फेक्शन की कहानी में बता चुका हूँ, वैल्यू अगर आपको प्रॉपर्ली वैल्यूज मिल रही हैं आप सेटिस्फाइड होंगे, अगर आपको वैल्यूज नहीं मिल रही आप सेटिस्फाइड नहीं है। अच्छा, अभी इस एक्सचेंज में आप एक फिगर देख भी रहे होंगे जिसमें मॉडर्न मार्केटिंग सिस्टम्स बताया हुआ है। यहाँ पर आपको ये सप्लायर्स नजर आ रहे हैं। सप्लायर्स वो लोग हैं कि जो आपकी प्रोडक्ट, आपके लिए रॉ मटेरियल का काम कर रहे हैं। आप इस वक्त अगर अपने आप को एक कंपनी तस्वर करें तो आप यहाँ पर हैं, इस जगह पर कंपनी है। वो कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं
और ये वो लोग हैं जो कि आपकी तरह की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, यानी कि कंपेटिटर्स, और ये वो लोग हैं जो कि रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो सप्लायर्स हैं ये कॉमन होंगे आपके लिए भी और आपके कंपेटिटर्स के लिए भी। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल तो अगर आप लेट से चीनी आपने बनानी है, तो गन्ना उगाने वाले जो लोग हैं, जिन लोगों के पास वो फसल है, नंबर वो जो फसल जिन लोगों की हुई है उन्होंने ही आपको भी सप्लाई करना है और 2000 और कंपनीज को भी सप्लाई करना है। मे बी इसकी रीजन ये भी हो कि उनके पास फसल ज्यादा है और आपकी खरीदने की कैपेसिटी कम है। मे बी ऐसा भी है कि आप जो उन्हें रेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो उन्हें रेट्स दे रहे हैं, बाकी लोग उससे अच्छे रेट्स भी दे रहे हैं, तो आपको भी उन्होंने सप्लाई कर दी और 2 और लोगों को भी सप्लाई कर दी। इसके बाद यहाँ से कंपनी, आप अगर अपनी कंपनी को देखेंगे तो आप आ रहे हैं टूवर्ड्स द मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। ये मार्केटिंग इंटरमीडियरीज पे आगे भी डिस्कशन होगी, लेकिन इस वक्त आपके लिए इतना काफी है कि ये वो तमाम लोग हैं जो आपके और आपकी कंपनी के दरमियान एक रोल प्ले कर रहे हैं, एक ऐसे बंदे का कि जो प्रोवाइड कर रहे हैं। हर प्रोडक्ट प्रोवाइड करने वाली कंपनी डायरेक्टली आके आपको नहीं बेच सकती, प्रोडक्ट आप तक डायरेक्टली नहीं पहुंचा सकती। तो उसके लिए तरीकेकार होता है, या तो वो होलसेलर्स पे ले आते हैं, या वो डीलर्स पे ले आते हैं, या वो आपको छोटी छोटी दुकान जो आपके सामने, अगर पेप्सी आप देखें तो पेप्सी मेन कंपनी आपको नहीं बेच रही, पेप्सी आपके मोहल्ले में, आपके शहर में जो एक दुकानदार है उसके पास आके एक कंपनी का ट्रक जाके छोड़ जाता है और वो वहां से जाके आप खरीदते हैं। तो ये जो मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हैं, ये वो छोटे छोटे एजेंट्स होंगे जो आपके और आपके कस्टमर के दरमियान एक कांटेक्ट का जो पर्पस है वो फिल कर रहे होंगे। मेजर एनवायरमेंटल फोर्सेस आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी। ये मेजर एनवायरमेंटल फोर्सेस के बारे में आई होप सो आगे चैप्टर में डिटेल से भी बात है, लेकिन ये आपके वो तमाम फैक्टर्स हैं जिनको देख के आपने चलना है। आपने लीगली किन चीजों का ख्याल रखना है, आपने सोसाइटल एस्पेक्ट से किन चीजों का ख्याल रखना है, आपने कल्चर के हवाले से किन चीजों का ख्याल रखना है। ये सारी आपकी वो कॉन्सेप्ट्स हैं इस मेजर एनवायरमेंटल फोर्सेस में। तो एक्सचेंज में इस मॉडर्न मार्केटिंग सिस्टम को समझना जरूरी है जी। इसके बाद अगली बात आ रही है जी डिजाइनिंग अ कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की। अभी तक हम पहले जो अपना एस्पेक्ट में बात कर चुके हैं, अभी तक हमने मार्केटिंग की डेफिनेशन भी देख ली, हमने ये भी देख लिया कि कस्टमर वैल्यू क्या है, और हमने ये भी देख लिया कि इसमें एक एक्सचेंज प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ कस्टमर एंड द प्रोवाइडर। कस्टमर वो है जो कि खरीद रहा है और प्रोवाइडर वो है या कंपनी वो है कि जो वो चीज बेच रही है। डिजाइनिंग अ कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आगे अगली बात है। थोड़ा सा हमें बुकिश होना पड़ेगा और मैं थोड़ी सी स्पेसिफिक बात करूंगा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि जिसमें हमने उन लोगों को, उन मार्केट्स को चूज करना है जिसको मैं अपनी प्रोडक्ट प्रोवाइड करूंगा। कंपनी पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो आप किन किन लोगों को चीजें प्रोवाइड करेंगे, आप किस किस मार्केट में जाके अपनी चीजें बेचेंगे। पेप्सी वाले किस किस दुकान पे अपनी प्रोडक्ट बेचेंगे, कोका कोला वाले पेप्सी के साथ किस किस दुकान पे जा रहे हैं, इसी तरह नेस्ले की जो पानी की बोतल है वो कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। आपको अगर बर्तन धोने के लिए एक डिटर्जेंट है तो वो कहाँ कहाँ मिलेगा, आपको एक टॉफी है या च्युइंगम है तो वो कहाँ कहाँ से मिलेगी। ये सारी जो है ये मार्केटिंग मैनेजमेंट में कहानियां हैं टारगेट मार्केट चूज करने की। और फिर इसके बाद बिल्डिंग द प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप्स, क्योंकि आप मार्केट्स भी चूज करेंगे लेकिन मार्केट से आपका कंसर्न हमेशा यही होगा कि मुझे यहाँ से ज्यादा प्रॉफिट मिले। कंपनीज या बिजनेसेस कभी भी इस काम के लिए नहीं बैठे हुए कि वो सोशल वेलफेयर का काम करें। उनका कॉन्सेप्ट यही है कि मैं अगर एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ और उसके बनाने पे मुझे 10 रुपए का खर्चा आ रहा है तो मैं उसमें 5 रुपए का प्रॉफिट ऐड करूँ एंड इन रिटर्न आई विल बी हैविंग 15 रुपीज। द पर्पस ऑफ गेटिंग दैट 15 रुपीज इज कि मैं वहां पर बिजनेस करने के लिए बैठा हूं, मैंने अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस भी पूरे करने, मैंने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी भी देनी है, मैंने अपना घर भी चलाना है। तो जरूरी नहीं है कि हर एक बिजनेस जो है वो ज्यादा ही प्रॉफिट कमा रहा हो। ये आपकी मार्केट पर डिपेंड कर रहा है, आपके कंपटीशन पर डिपेंड कर रहा है। जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर आप देख ले, टेलीकॉम सेक्टर में आजकल इवन पैसों पे लड़ाई हो रही है। रुपए जो है या एक, अगर मैं उस करेंसी की वैल्यू को आप समझने की कोशिश करेंगे कि रुपए और पैसे में देयर इज अ डिफरेंस, तो शायद 20 पैसे और 30 पैसे और 50 पैसे पे पूरी वो कहानी चल रही है और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट्स बन रही हैं, ये जितने भी लोगों की सैलरीज जा रही हैं, इवन जो
यूफोन का या मोबिलिन का सीईओ जो अपनी BMW कार या करोला कार चला रहा है, वो कार का फ्यूल भी पूरा करना है, और उन सब के एक्सपेंसेस जो है, उन सब के एक्सपेंसेस मुझे इसी प्रोडक्ट में से निकालने, बिकॉज इट्स अ बिजनेस। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट की तरफ आएंगे कि व्हाट कस्टमर्स विल वी सर्व, कौन से कस्टमर्स को हमने सर्व करना है, और हम किस तरह से उन्हें बेहतर तरीके से, हाउ कैन वी बेस्ट सर्व दीज कस्टमर्स, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट की कहानी है। और मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपके पास मार्केटिंग मैनेजमेंट में मार्केट सेगमेंटेशन और टारगेटिंग, ये जो दो बातें मैंने की थी, उनको कॉन्सेप्चुअल वर्ड्स में कहा जाएगा कि डिवाइडिंग द मार्केट इनटू द सेगमेंट्स ऑफ कस्टमर्स, एक कंप्लीट मार्केट को छोटे हिस्सों में डिवाइड करना, सो दैट मैं अपने बताई हुई मार्केट पे या मैं अपनी आइडेंटिफाइड मार्केट पे जाके वो प्रोडक्ट सप्लाई कर सकूं। यानी कि टारगेटिंग रेफर्स टू विच सेगमेंट्स टू गो आफ्टर। आप सेगमेंटेशन में आपने उस मार्केट को डिवाइड किया 4 या 6 या 10 हिस्सों में, और उसमें से 1 या 2 हिस्से आपने चूज किए, 3 हिस्से आपने चूज किए कि इन लोगों के लिए मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं। आगे चल के ये सेगमेंटेशन पे डिटेल डिस्कशन भी है, जिसमें आपको मैं बेसिस फॉर सेगमेंटेशन बताऊंगा कि हम किस तरह से इस मार्केट को डिवाइड करते हैं, या इस मार्केट को 4 या 6 या 10 हिस्सों में डिवाइड करने का तरीका क्या है। तो अभी इस वक्त ये समझना जरूरी है कि मार्केट सेगमेंटेशन है कि आप कंप्लीट मींस पाकिस्तान में मैं किस किस शहर में काम करूंगा, तो वो किस किस शहर जो है वो मेरे सेगमेंट्स होंगे। शायद वो शहर होगा इस्लामाबाद, लाहौर और कराची। तो ये 3 जो है ये मेरी मार्केट्स हैं, और ये 3 वो सेगमेंट्स हैं जिनको मैं टारगेट कर रहा हूं, टारगेट मार्केटिंग जिनके लिए हो रही है। अच्छा, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको स्लाइड पे नजर भी आ रहा होगा, डी मार्केटिंग। डी मार्केटिंग की जाती है जब आपने एक डिमांड की, जो पहली कहानी मैंने बताई है, डिमांड एक जो जनरेट हो रही है उसको कम करना है। आपको 2 केसेस में आपको डी मार्केटिंग करनी पड़ती है। एक उस वक्त कि जिस वक्त आपको किसी चीज की शॉर्टेज आ रही है, किसी चीज की कमी आ रही है, जैसे कि आप सुई गैस की या बिजली की हड़तालें आप देख रहे हैं, आपको वो उस केस में आपको बहुत से मैसेजेस टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू मिल रहे हैं, और उन मैसेजेस का मतलब है डी मार्केटिंग। लेकिन कभी भी ये डी मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव मार्केटिंग कर रहे हैं। लफ्ज से ऐसा ही लगता है कि डी मार्केटिंग का मतलब होगा नेगेटिव मार्केटिंग, लेकिन डी मार्केटिंग का मतलब है कि आप उसको टेम्परेरीली या परमानेंटली उसकी डिमांड को रिड्यूस कर रहे हैं, अपने कस्टमर को अफेक्ट नहीं करना। वो सेटिस्फेक्शन जो आपके कस्टमर के अंदर है, उस सेटिस्फेक्शन को खराब नहीं होने देना। और द एम इज नॉट टू डिस्ट्रॉय द डिमांड बट टू रिड्यूस और शिफ्ट इट। मे बी जो मैंने पहले बात की है कि 2 एस्पेक्ट से आप बात करें, तो एक तो शॉर्टेज हो गई, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि मैं अपनी प्रोडक्ट में कोई नई चीज शामिल कर रहा हूँ, तो क्रिएटिविटी ला रहा हूँ। उस क्रिएटिविटी की वजह से मुझे उसको शिफ्ट करना पड़ रहा है पुरानी प्रोडक्ट से नई प्रोडक्ट की तरफ। डेंटोनिक एक बहुत हिस्टोरिकल एग्जांपल है आपके सामने, जिसमें डेंटोनिक पहले टूथ पाउडर था और उसके बाद वो टूथपेस्ट बन गए। तो अब मैं टूथ पाउडर की डी मार्केटिंग करूंगा और टूथपेस्ट की मार्केटिंग करूंगा। तो जब आप किसी प्रोडक्ट की डिमांड शिफ्ट करना चाह रहे होते हैं, तो आप डी मार्केटिंग इस तरह से करते हैं कि किसी नई प्रोडक्ट, जो भी आपकी क्रिएटिव या इनोवेटिव नई प्रोडक्ट है, उसकी आप मार्केटिंग कर लें, या उसकी मार्केटिंग उसके साथ हो रही हो। आई होप इट्स क्लियर। चूजिंग अ वैल्यू प्रोपोजिशन, जो अब आप अगली बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज वैल्यू प्रोपोजिशन, सेट ऑफ बेनिफिट्स और वैल्यूज अ कंपनी प्रोमिसेस टू डिलीवर टू कस्टमर्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। मींस वैल्यू प्रोपोजिशन आपकी वो एक स्टेटमेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि मैं किस तरह से आपको वैल्यू प्रोवाइड करूंगा। मैं बीइंग अ कंपनी अपने कंज्यूमर्स को, अपने कस्टमर्स को किस तरह से वैल्यू प्रोवाइड करूंगा और किस तरह से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और ये प्रॉमिस कंपनी के लिए, या ये वैल्यू प्रोपोजिशन कंपनी के लिए पूरी करना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि ये सेटिस्फेक्शन कस्टमर को मिलेगी, ये कंपनी प्रोमिसेस पूरे होंगे, तो ही आपकी कस्टमर बेस स्ट्रांग होगी, आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स, आपके तादाद जो है कस्टमर्स की वो बढ़ेगी। अदरवाइज ये है कि इस वैल्यू प्रोपोजिशन को अगर आप पूरा नहीं करते तो आपके लिए भी नुकसान है। जी, मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशंस में आपको भी यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है हमारे पास प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, हमारे पास सेलिंग कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है और सोसाइटल कॉन्सेप्ट है। ये 5 कॉन्सेप्ट हैं जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में ये कंपनीज डिफरेंट तरह से फॉलो कर रही हैं, कंपनीज डिफरेंट तरह से इनको चला रही हैं। जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है हमारे पास, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि
कस्टमर्स विल फेवर द प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल और हाईली अफोर्डेबल। यानी कि आपका कंसर्न ज्यादा प्रोडक्शन से होता है। ज्यादातर ये बात हो रही होगी आपकी नेसेसिटीज के हवाले से, जो हम आटा, चीनी, चावल, दालों की बात कर रहे हैं, तो वहां पर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहे हैं। वहां पर हमें शायद ज्यादा मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें बैक साइड पे अपनी प्रोडक्शन बेस स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। वो प्रोडक्शन बेस जितनी बेहतर होगी उतना हमें फायदा होगा। सेकंड कॉन्सेप्ट या सेकंड ओरिएंटेशन जो मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन है, दैट इज द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। इसमें यू नीड टू बी वेरी क्यूरियस, वेरी कॉन्शियस अबाउट योर प्रोडक्ट, अबाउट द आइडिया दैट यू आर गिविंग टू द कंज्यूमर्स इन योर प्रोडक्ट्स, कि आपके कंज्यूमर उस वक्त इस चीज को खरीदेंगे जिस वक्त क्वालिटी, जिस वक्त परफॉर्मेंस, जिस वक्त प्रोडक्ट के फीचर्स जो है वो बहुत अच्छे होंगे। ऑर्गेनाइजेशंस जनरली दे आर रिकमेंडेड कि वो अपनी एनर्जी लगाएं इस प्रोडक्ट की कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए। इसमें एक, अगर आप कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट को इस तरह से समझ लें कि टाइम टू टाइम उस प्रोडक्ट को चेंज करने की जरूरत होगी, उसमें नई चीजें ऐड करने की जरूरत होगी। अगर आप उस प्रोडक्ट में चेंज नहीं लेके आएंगे तो अगेन वो कनेक्ट कर सकते हैं आप मायोपिया वाली बात से, कि अगर आप चेंज नहीं कर रहे और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में मायोपिया आपको बहुत जल्दी फेलियर की तरफ लेके जाएगा। थर्ड कॉन्सेप्ट, थर्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन इज द सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में हम थोड़ा सा कम कंसर्न होते हैं प्रोडक्शन में और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में, लेकिन हम सेलिंग ज्यादा कर रहे होते हैं। मींस द कस्टमर्स दे आर जनरली सेड कि वो उस वक्त तक उस चीज को नहीं खरीदेंगे जिस वक्त तक आप अच्छी सेल स्ट्रेटेजी जो है वो फॉलो नहीं कर रहे होंगे, या अच्छी सेलिंग उनको नजर नहीं आ रही होगी, प्रमोशंस अच्छी नहीं हो रही होंगी। कुछ टर्म्स मैं इस वक्त समझ सकता हूँ कि कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो शायद यहाँ पर आपको समझ ना आ रही हो, लेकिन विद टाइम, जब जैसे भी मैंने प्रमोशन एफर्ट की बात की है, तो प्रमोशंस पे आगे फर्दर एक कंप्लीट चैप्टर है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि जी मैं अगर कोई थोड़ी सी मुश्किल लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। वापस सेलिंग कॉन्सेप्ट की तरफ मैं बात कर रहा था। सेलिंग कॉन्सेप्ट में आपको एक एफर्ट उस चीज को सेल करने की बहुत जरूरी होती है। आप जितनी अच्छी एफर्ट करेंगे, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है, इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ आपके बैंक अकाउंट अगर मैंने खुलवाने हैं, तो बैंक के जितने भी आपके मार्केटिंग के लोग होते हैं, जितनी अच्छी तरह वो बैंक की सर्विसेज मुझे प्रेजेंट करेंगे, इंश्योरेंस वाले जितनी अच्छी तरह से अपने इंश्योरेंस के फायदे मुझे बताएंगे, मैं उतनी जल्दी खरीद लूंगा। लेकिन अगर सेलिंग उसके साथ अटैच नहीं होगी, अगर वो एफर्ट उसके साथ सही एफर्ट अटैच नहीं होगी, तो सेलिंग कॉन्सेप्ट फॉलो सही नहीं हो सकेगा। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट नेक्स्ट है, जो कि हमारा कोर्स भी है मार्केटिंग का, और हम ज्यादा कंसर्न भी मार्केटिंग से होंगे। ये अगली स्लाइड पे एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, सोसाइटल मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग इज बेसिकली द आइडिया दैट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल डिपेंड्स ऑन नोइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द टारगेट मार्केट्स एंड डिलीवरिंग द डिजायर्ड सेटिस्फैक्शन बेटर देन कंपेटिटर्स डू। इसमें वही सारी, इस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में वही सारी पुरानी बात है, सिर्फ एक नई चीज आप देख रहे हैं, बेटर देन द कंपेटिटर्स डू। बेटर देन द कंपेटिटर्स डू का मतलब ये है कि आप उस कंपटीशन में अपनी प्रोडक्ट को प्रूव करेंगे कि सबसे अच्छी है, दूसरे लोगों से ज्यादा बेहतर है ये प्रोडक्ट, और अगर आप ये प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं तो यू विल बी अमंग द टॉप ऑफ द कंपनीज। और वो कंपनीज के जो सेकंड नंबर पे आ रही हैं, वो इस चीज को प्रूव करने में थोड़ी सी कम कामयाब होंगी, ऑल्दो वो भी कामयाब होंगी, और ये जरूर पॉसिबल है कि वो पोजीशन शिफ्ट हो जाए। पोजीशन शिफ्ट होने से मेरा मतलब ये है कि आज अगर आप नंबर 1 पे हैं, तो कल वो कंपनी नंबर 1 पे आ जाए और आप नंबर 2 पे चले जाए। लेकिन इसमें कंसर्न ज्यादा इस चीज से है कि आपका काम हमेशा दूसरे से ज्यादा बेहतर होना चाहिए। The last concept in this marketing management orientation is societal marketing। एक फिगर भी आपको नजर आ रही है, इसकी तरफ मैं आता हूँ जी। अभी societal marketing concept जो है, इसका आइडिया ये है कि the company should make good marketing decisions by considering consumers' wants, the company's requirements, company's long-term interest and society long-run interest। In other words, आप मार्केटिंग में जो काम कर रहे हैं उसके साथ आप जब सोसाइटी वेलफेयर की, सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट अटैच कर देंगे, इस आपको जो अभी यहाँ पर साइड पे एक फिगर आ रही है, इस फिगर में भी ये चीज क्लियर होगी कि सोसाइटी, ह्यूमन वेलफेयर, और इसके बाद ये कंज्यूमर्स हैं आपके पास, दैट इज द वांट सेटिस्फेक्शन जो उनके लिए जरूरी थी, और कंपनी प्रॉफिट्स हैं। तो कंपनी तो प्रॉफिट के बगैर चल ही नहीं सकती ना। शुरू में हमने बात की थी कि कंपनी के लिए प्रॉफिट्स तो जरूरी हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप कंज्यूमर की वांट सेटिस्फेक्शन नहीं करते तो आपकी मार्केटिंग पूरी नहीं होगी। यहाँ पर आप अगर बात करें तो आपका वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट तो अचीव हो रहा है, लेकिन एक तीसरा एस्पेक्ट जब हम इसमें ऐड कर देते हैं, दैट इज द ह्यूमन वेलफेयर।
वो ह्यूमन वेलफेयर है कि आप सोसाइटी का भी ख्याल रखें। आप इस ट्रायंगल को जब पूरा कर रहे हैं, ये ट्रायंगल अगर पूरा होता है तो इट मींस कि आपने सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट अचीव किया है। और आजकल वो कंपनीज की जो सोसाइटल मार्केटिंग पे काम कर रही हैं, उनकी एक अच्छी रेपुटेशन भी डेवलप हो रही है। आप भी उस कंपनी को बेहतर समझेंगे, आप भी उस कंपनी की इंफॉर्मेशन आपको भी थोड़ी सी अपील करेगी कि यार ये देखो, ये कंपनी जो है वो किसी बच्चों की, गरीब बच्चों की इमदाद के लिए काम कर रही है, ये जो है ये कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए डोनेशन दे रही है, ये कंपनी जो है ये किसी जगह पर अगर कोई कॉन्सर्ट हो रहा है या कोई इवेंट हो रहा है तो उस इवेंट में भी पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये सोसाइटल वेलफेयर या जो आपके पास सोसाइटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, इसमें ह्यूमन वेलफेयर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन वेलफेयर होना जरूरी है। Next is the discussion about preparing an integrated marketing plan and program. Integrated marketing program से पहले एक important चीज है जी marketing mix, उसको देख लें। marketing mix पे आगे डिटेल डिस्कशन भी है हमारी। It is the set of tools, tools जो कि marketing tools कहलाए जाते हैं। marketing tools में है जी 4 P's हमारे पास। ये 4 P's क्या है? ये 4 P's है हमारे पास product, price, place और promotion। ये प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन जो है ये आपके होंगे टेंजिबल प्रोडक्ट्स के लिए। जैसे ये भी मेरे हाथ में एक पेन पकड़ा हुआ है, तो ये एक टेंजिबल प्रोडक्ट है जिसको मैं इस वक्त टच कर सकता हूँ। या ये जो कपड़े मैंने पहने हुए हैं, ये कपड़े एक टेंजिबल प्रोडक्ट है। इस टेंजिबल प्रोडक्ट के लिए ये 4 P's, ये 4 P's आ रहे होंगे। लेकिन जब आप सर्विसेज की बात करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक सेशन इस जितनी भी हमारी डिस्कशन है बुक के हवाले से, उसके हवाले से 7 P's पे भी एक छोटा सा सेशन आपके साथ रखूंगा। 7 P's जो है वो यूज हो रहे हैं हमारे सर्विसेज के लिए, यानी कि इन 4 के साथ 3 एडिशनल P's। रिसर्च ये कहती है कि आप जब सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो आपको उन लोगों का, पीपल, अनदर P इज पीपल, उन लोगों का जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए। एक कंपनी में जो हमारे पास प्लानिंग इंजीनियर्स हैं जो बैठ के पीछे मेरा सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं, उन लोगों की भी अहमियत है। फिर इसके बाद फिजिकल एविडेंस। अगर एक इजी पैसा की सर्विस है तो इजी पैसा का एक दुकान के बाहर बोर्ड लगा है, दैट इज द फिजिकल एविडेंस कि यहाँ पे इजी पैसा की सर्विस आपको मिलेगी। द लास्ट 7th P फॉर द सर्विसेज इज द प्रोसीजर। प्रोसीजर और प्रोसेस आप कह सकते हैं। प्रोसेस इज कि आपको वो सर्विस कैसे मिलेगी, उसका तरीकेकार क्या है। इजी पैसा की भी मैंने बात की, तो इजी पैसा के लिए ही क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। दुकान पे जाके आपके पास आईडी कार्ड की फोटोकॉपी होनी चाहिए, आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए जो आपने ट्रांसफर करने हैं, और आपके पास उस बंदे का नंबर होना चाहिए जिसको आपने वो पैसे ट्रांसफर करने हैं। पीपल वो लोग हैं जो इसके हाथ में एक इजी पैसा की कोई डिवाइस पकड़ी हुई है और वो आपके पैसे ट्रांसफर करते हैं। और फिजिकल एविडेंस उस बोर्ड का नाम है जिसके ऊपर इजी पैसा लिखा है और जिसको आप देख के कहते हैं हाँ यार ये इजी पैसा शॉप है। अब हम आखिर में इस चीज पे पहुंचे कि ये मार्केटिंग मिक्स जो है, ये मार्केटिंग मिक्स टेंजिबल प्रोडक्ट्स के लिए है 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, और सर्विसेज के लिए है 7 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोसेस, पीपल एंड फिजिकल एविडेंस। तो अब दोबारा आते हैं जी हम अपनी स्लाइड्स की तरफ। ये जो मैंने अभी बात की है इसमें नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम, a comprehensive plan that communicates and delivers the intended value to the chosen customers. Integrated marketing program एक ऐसा प्रोग्राम होगा कि जिसमें आप एक डिटेल्ड प्लान बनाते हैं कि आप किस तरह से कम्युनिकेशन करेंगे, किस तरह से चीज डिलीवर करेंगे या सर्विस डिलीवर करेंगे अपने चोजन कस्टमर्स को, अपने उन लोगों को जिसको आपने अपनी सेगमेंट में आइडेंटिफाई किया था, जिनको आपने टारगेट करने के बारे में सोचा था। आगे चलते हैं जी। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा। The overall process of building and maintaining profitable customer relationships by delivering superior value and satisfaction, जिसे मैंने पहले भी बात की थी कि ये वैल्यू और सेटिस्फेक्शन के हवाले से कहानियां चलती रहेंगी। आगे मजीद इसकी डिस्कशन जो आ रही है उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी है कि हमारा कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए, हमारा कंसर्न इस चीज के साथ होना चाहिए कि हम एक ऐसा प्रोसेस बनाएं कि जिसमें हम अपने कस्टमर को वैल्यू दे रहे हैं, जिसमें हम अपने कस्टमर को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं और उसके साथ एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहे हैं। उसको हमेशा हम, एक बैंक है वो आपको आपकी बर्थडे पे एक बर्थडे कार्ड भेज देते हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि वो बैंक को आप इस कार्ड के भी पैसे दे रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि उनके एक अच्छे कस्टमर हैं इस वजह से वो आपको ये कार्ड भेजते हैं, और ये कार्ड भेजना भी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है।
आप उस कार्ड को उठा के अपने टेबल पे सजा लेते हैं, अपने दफ्तर में सजा लेते हैं या अपने घर में सजा लेते हैं, वो जो कार्ड है वो आपको याद दिलाएगा कि आप इस बैंक के कस्टमर हैं, और आप एक अजीब सी, एक शायद थोड़ी सी खुशी आपको फील होगी कि मेरे बैंक ने मेरा ख्याल रखा है और मेरी बर्थडे के दिन मुझे विश की है। रिलेशनशिप बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो हमने अभी वो कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन की बात की, तो उसमें वैल्यू और सेटिस्फेक्शन का थोड़ी सी डिस्कशन यहाँ पे आ रही है। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कस्टमर वैल्यू एंड द टोटल कस्टमर कॉस्ट। ये जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है जी, ये टोटल कस्टमर वैल्यू और टोटल कस्टमर कॉस्ट, ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं, ये कस्टमर वैल्यू वो है कि जो आपने सोचा हुआ था कि आपको ये चीज मिलनी चाहिए, और टोटल कस्टमर कॉस्ट वो है कि जो पैसे आपने पे किए हैं उस वैल्यू को अवेल करने के लिए, उस वैल्यू को हासिल करने के लिए। इसके दरमियान डिफरेंस जितना ज्यादा होगा आप उतने डिससेटिस्फाइड होंगे। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि कस्टमर वैल्यू अगर बहुत ऊपर है और जो कस्टमर कॉस्ट है वो आपने ज्यादा चार्ज कर ली है और उसके बराबर आपको पैसे नहीं, उसके बराबर आपको वैल्यू नहीं मिली, तो ये डिफरेंस ज्यादा होता जाएगा और इस डिफरेंस की वजह से आपकी डिससेटिस्फेक्शन होगी। वाइल ऑन द अदर साइड, अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने 100 रुपए की प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की वैल्यू 100 रुपए थी और मैंने आपसे 105 रुपए चार्ज कर लिए, तो कंपैरेटिवली डिससेटिस्फेक्शन कम होगी और सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है द एक्सटेंट टू विच अ प्रोडक्ट्स परसीव्ड परफॉर्मेंस मैचेस अ बायर एक्सपेक्टेशंस। मेरी एक्सपेक्टेशन से एक चीज मैच कर गई है, मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मुझे चीज मिल गई है और मैं उस चीज को खरीद रहा हूं, तो मैं सेटिस्फाइड हूंगा। इसी वजह से आप जब एक दुकान पे जाते हैं और आपको किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस, अगर लेट से आपने पूछा और आपसे कहा गया कि इसकी प्राइस है जी 5,000 रुपए, लेकिन आपने अपने जहन में ये सोचा हुआ था कि इसकी प्राइस जो है वो 4,000 रुपए होनी चाहिए, तो आप उस प्रोडक्ट को वहीं पे छोड़ देते हैं और आप किसी दूसरी दुकान की तरफ चले जाते हैं जहां पर आपको वो 4,000 रुपए या 3,000 रुपए या 3,500 रुपए की रेंज में मिलेगी, आप वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं क्योंकि आपकी परसीव्ड परफॉर्मेंस जो है वो एक्सपेक्टेशन के साथ मैच कर रही है, एक्सपेक्टेशन के बराबर है। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है जी पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब जो नेक्स्ट दौर चल रहा है ये पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का है, या अभी करंटली हम जिस एरा में बैठे हुए हैं ये पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का है। इट इन्वॉल्व्स वर्किंग क्लोजली विद पार्टनर्स इन अदर कंपनीज, डिपार्टमेंट्स एंड आउटसाइड द कंपनी टू जॉइंटली ब्रिंग ग्रेटर वैल्यू टू द कस्टमर्स। ये जो यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा होगा जी, पार्टनर्स एंड इन अदर कंपनी डिपार्टमेंट्स। तो कई दफा ऐसा है कि बहुत सी कंपनीज मिल के ज्वाइंट वेंचर में वो काम कर रही है आपके साथ। मैंने जो इंटरमीडियरीज की बात की थी कि आपकी जो इंटरमीडियरीज हैं वो आपके साथ मिलकर काम कर रही हैं, वो आपके लिए एक पार्टनर का दर्जा रखती हैं। अगर वो आपके साथ ठीक तरह से नहीं चलेंगी तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। पार्टनर्स इनसाइड द कंपनी इज एवरी फंक्शन एरिया इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर्स, और आप उनके साथ इलेक्ट्रॉनिकली इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, आप उनके साथ क्रॉस फंक्शनल टीम्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली जब आप शेयर कर रहे होंगे तो आप अपने डाटा को एक सेंट्रल पॉइंट पे रखते हैं और बहुत से लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। और जब आप क्रॉस फंक्शनल टीम्स की बात करते हैं तो क्रॉस फंक्शनल टीम में पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज दे प्रेजेंट देयर ओन ओपिनियन अबाउट सर्टेन प्रोडक्ट। जैसे कि आप एक कंपनी में अगर कोई नई प्रोडक्ट डेवलप करने लगे हैं तो आप बहुत से लोगों को बुला के उनसे मशवरा कर लेते हैं और उनसे उनके मशवरे के मुताबिक चीज बनाते हैं। तो ये आपकी पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, और कल को वही बंदा, वही आपका सप्लायर हो सकता है, वही आपका एम्प्लॉय हो सकता है, वो आपकी उस प्रोडक्ट को वैल्यू करेगा, वो सेटिस्फाइड फील होगा इस वजह से कि आपने उसे इस काबिल समझा है या आपने उसे इस चीज की एक लिबर्टी दी है कि वो आपके साथ आके एक अपनी ओपिनियन शेयर करे। पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में जी पार्टनर आउटसाइड द कंपनी की बात है तो इट इज हाउ मार्केटर्स कनेक्ट विद देयर सप्लायर्स, चैनल पार्टनर्स और कंपेटिटर्स बाय डेवलपिंग पार्टनरशिप्स। मैंने अभी थोड़ी सी बात इंटरमीडियरीज के बारे में जो की है, इस पॉइंट में वही डिस्कशन हो रही है। सप्लाई चेन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इट इज द चैनल दैट स्ट्रेचेस फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द कंपोनेंट्स टू फाइनल प्रोडक्ट्स टू फाइनल बायर्स। यानी कि वही जो आपको फिगर अगर आप याद कर रहे हो जिसपे मैंने आपको इंटरमीडियरीज हाईलाइट की थी, तो वो उसको हमने सप्लाई चेन का नाम भी दिया है कि जिसमें आपने रॉ मटेरियल सप्लायर से शुरू किया और आप कस्टमर तक आए हैं। दरमियान में जितने भी छोटे छोटे एजेंट्स इन्वॉल्व हैं, ये सब आपकी एक सप्लाई चेन बनती है। और इस सप्लाई चेन को आप जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, इसमें पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जितनी बेहतर बनाएंगे, जितना उन लोगों को अपने फैसलों में शामिल करेंगे, उनके साथ चीजें शेयर करेंगे, उतना आपको फायदा होगा।
इसमें वी कैन सी सप्लाई मैनेजमेंट आती है। सप्लाई मैनेजमेंट हमें देखनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स होते हैं हमारे, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनानी पड़ती हैं हमें। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं किताब से भी थोड़ा सा पढ़िएगा जी, आपको ज्यादा डिटेल से क्लियर हो जाएगा। और आई होप सो कि इसमें कोई इतना खास प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू नेक्स्ट चीज है हमारे पास। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बेसिकली आपकी परचेज से रिलेटेड है। आपने जो मैंने अभी सेटिस्फेक्शन की बात की है, आप एक सिंपल सी बात है कि अगर मैंने आज एक प्रोडक्ट खरीदी है और मैं उससे सेटिस्फाइड हूं, तो इन सर्टेन टाइम पीरियड आई विल बाय दैट प्रोडक्ट अगेन। मुझे दोबारा जब उस प्रोडक्ट की जरूरत होगी तो मैं वही प्रोडक्ट खरीदूंगा, मैं किसी और ब्रांड की तरफ नहीं जाऊंगा, किसी और कंपनी के प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाऊंगा। रीजन उसकी ये है कि मुझे वो चीज अच्छी लगी है, मुझे उस चीज ने सेटिस्फेक्शन दी है। तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू है आपका टोटल स्ट्रीम ऑफ परचेजेस ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आपने पिछले 10 साल में अगर कोई किसी एक जगह से आप कपड़े बनवा रहे हैं और आपने उसी दर्जी के साथ आप लॉयल्टी से चल रहे हैं, तो वो आपकी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू है। डेफिनेशन जो है वो ये कह रही है कि वैल्यू ऑफ एंटायर स्ट्रीम ऑफ परचेजेस दैट द कस्टमर वुड मेक ओवर अ लाइफ टाइम ऑफ पैट्रनेज। पैट्रनेज यहाँ पे मतलब ये है कि आप उसके साथ जो लॉयल रिलेशनशिप है आपका, उस प्रोडक्ट के साथ जो लॉयल रिलेशनशिप है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कस्टमर इक्विटी, जिसकी शुरू में थोड़ी सी बात हुई थी। कस्टमर इक्विटी है जी टोटल कंबाइंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यूज ऑफ ऑल द कंपनीज कस्टमर्स। जितने आपके सारे कस्टमर्स हैं उनकी सारी जो आप कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इकट्ठी कर लेंगे तो आपको कस्टमर इक्विटी बनेगी। मींस द टोटल इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय ऑल द कस्टमर्स ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि अगर पिछले 10 साल की हमने कस्टमर इक्विटी देखनी है तो पिछले 10 साल में कितने कस्टमर्स ने कितनी दफा मेरी प्रोडक्ट खरीदी और कितने पैसे इन्वेस्ट किए, वो सब मेरी कस्टमर इक्विटी होगी। और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड के आखिर में आपको नजर भी आ रहा होगा, बिल्ड द राइट रिलेशनशिप विद द राइट कस्टमर्स। आप आजकल वो दौर नहीं है कि आप मार्केटिंग सबके लिए कर रहे हैं, आप स्पेसिफाइड कुछ लोगों के लिए भी मार्केटिंग कर रहे हैं। आगे जब थोड़ा सा इस चैप्टर के एंड में बात होगी तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये मैं राइट कस्टमर की बात कर रहा हूँ या नए ट्रेंड्स जो मार्केटिंग की मैं बात कर रहा हूँ उनको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू बिल्ड द रिलेशनशिप्स, राइट रिलेशनशिप्स विद द राइट कस्टमर्स। आप पैसे अपने जाया ना करें उन कस्टमर्स पे कि जो आपके कस्टमर्स नहीं बन सकते। ये वो बात है जिसपे मैं आना चाह रहा था कि अब आजकल डिजिटल एज है। डिजिटल एज का मतलब ये है कि आपको हर एक चीज, अब ये जिस मीडिया के थ्रू मैं आप तक पहुंच रहा हूं, ये एक डिजिटल एज है। अदरवाइज इट वाज नॉट पॉसिबल एटलीस्ट 15, 20, 30 years ago in Pakistan especially। डिजिटल एज आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट आपके सामने है, फेसबुक आपके सामने है, मोबाइल्स आपके सामने है, बहुत से नए तरीके, बहुत से नए डिजिटल आपके मीडिया जो है वो आपके सामने आ रहे हैं। देयर इज अ रैपिड ग्लोबलाइजेशन। हमारे यहाँ वो कंपटीशन जो है वो कंपटीशन लोकल नहीं है बल्कि आपका कंपटीशन ग्लोबल है। हाँ, पाकिस्तान आई एग्री के थोड़ा सा दूसरे मुल्कों से पीछे जरूर है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन में डेफिनेटली वी आर टेकिंग पार्ट, वी आर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन एनवायरनमेंट। एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनीज आर बिकमिंग सोशली रिस्पॉन्सिबल। एथिक्स का ख्याल रखना चाहिए उन्हें और ख्याल रखती भी हैं। और नॉट फॉर प्रॉफिट मार्केटिंग भी हो रही है, जिससे हमारा कोई कंसर्न जो है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता। जैसे कि आजकल अब आप देख रहे हैं कि बहुत से सोशल अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं उनकी मार्केटिंग आपके सामने हो रही होगी। मींस पोलियो की कैंपेन्स आपको नजर आ रही हैं, तो पोलियो की जो मार्केटिंग हो रही है इट इज नॉट फॉर प्रॉफिट मार्केटिंग। उसका कोई कंसर्न जो है वो पोलियो के जो बॉडीज हैं या जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसका कंसर्न ये नहीं है कि इस मेडिसिन के थ्रू या इस वैक्सीन के थ्रू आप प्रॉफिट मेकिंग कर सकें, बल्कि उसका कंसर्न ये है कि हम अपने मुल्क से इस पोलियो की लानत को खत्म कर सकें। ये अब मैं आ रहा हूं जी अपने लेक्चर के आखिर की तरफ, यानी कि जितनी भी अभी हमारी डिस्कशन हो चुकी है उसको मैं इस एक फिगर के थ्रू सम अप करना चाह रहा हूं। मैं मकसद ये है पुटिंग इट ऑल टुगेदर का कि आप जो कुछ पढ़ चुके हैं उसको एक दफा दोबारा एक रिवाइवल अगर आपको मिल जाएगा तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। यहाँ पर अभी आपके सामने अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स एंड वांट्स है। इस में से आपके पास दो एरोज जा रहे हैं, जो कि एक आपके सामने डिजाइन कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी है और दूसरा जो है वो है रिसर्च द कस्टमर्स इन द मार्केट प्लेस। मींस अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स एंड वांट्स में आप कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं और आप रिसर्च भी कर रहे हैं कस्टमर्स के लिए और मार्केट प्लेस के लिए।
ये जो कस्टमर ड्रिवन स्ट्रेटजी है आपकी, ये कस्टमर ड्रिवन स्ट्रेटजी अपना रोल प्ले कर रही है एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम बनाने में, जिसका मकसद होगा सुपीरियर वैल्यू देना। आप लोगों को बीइंग अ कंपनी एक सुपीरियर वैल्यू अगर प्रोवाइड कर रही है कंपनी, तो वो उसका मेन कंसर्न है, जो कि कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी से आ रहा है आपके पास। फिर इस कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी में अगर आप इस तरफ आएंगे, तो ये कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी से यू सेलेक्ट द कस्टमर्स टू सर्व, मार्केट सेगमेंटेशन और टारगेटिंग का काम आप कर रहे हैं, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा भी है। और इस इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम से आपको इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोडक्ट एंड सर्विस डिजाइन में मिलेगी। मींस आप किस तरह से स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स बना सकते हैं, और उसमें फिर आपने अपने 4Ps को देखना है। इस तरफ जो है अगर आप जाएंगे तो बिल्ड द प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप्स एंड कस्टमर डिलाइट, आपने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की तरफ जाना है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है वो आपके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इसमें, कस्टमर डिलाइट में और प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप्स में। लेकिन इन द सेम वे आप इस तरफ भी जा रहे हैं और आप कस्टमर वैल्यू इन रिटर्न आपको वैल्यू मिलेगी। कस्टमर को अगर आप वैल्यू दे रहे हैं तो आपको इन रिटर्न वैल्यू मिल रही होगी। ये अगर फिगर आप दोबारा से एक दफा यहां से देखेंगे तो आपको ये पांच मेन स्टेप्स हैं जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कवर किए थी। ये दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4 एंड दिस इज नंबर 5। मींस फर्स्ट इज नीड वांट डिमांड को समझना, सेकंड इज कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाना, थर्ड इज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम और सुपीरियर वैल्यू की बात करना, फोर्थ इज प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप्स, कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग की तरफ, पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की तरफ, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की तरफ जाना, और लास्ट है आपकी सेटिस्फेक्शन और कस्टमर को लॉयल बनाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिसर्च करना हमारे लिए इक्वली जरूरी है। रिसर्च के बगैर हमारा कभी भी हम मार्केट प्लेस को, कंज्यूमर नीड्स को नहीं समझ सकते, जिसको मैंने मार्केटिंग स्कैनिंग का, एनवायरमेंटल स्कैनिंग का नाम भी दिया था। मैनेज द मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन एंड कस्टमर डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उस डेटा को समझ सके, और उस डेटा को, क्योंकि डेटा आपके पास होना जो है वो कोई कमाल की बात नहीं है, लेकिन उस डेटा को सही तरीके से इस्तेमाल करना, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। सो द सेकंड स्टेप, जब आप कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात कर रहे होंगे, तो कस्टमर टू सर्व यानी कि मार्केट सेगमेंटेशन और टारगेटिंग की, जिसमें वैल्यू प्रोपोजिशन की हमने बात की थी, आपको अच्छी तरह याद होगा, वो वैल्यू प्रोपोजिशन हमने देखा था। और डिफरेंशिएशन यानी कि आप किस तरह अपने कंपेटिटर से बेहतर है, आप किस तरह से दूसरे लोगों से बेहतर नजर आ रहे हैं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। फिर जब हमने इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान की बात की है, तो उसमें हम प्रोडक्ट एंड सर्विस डिजाइन यानी कि बिल्डिंग द स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स, ये जरूरी है हमारे लिए। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स जब हम कह रहे हैं, तो हम अपने वो 4Ps या हम अपने जो सर्विसेज की अगर हम बात करें, तो वो 7Ps की हम बात करेंगे। ये 4Ps और 7Ps आपके बेहतर होने चाहिए, वो 4Ps और 7Ps आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जब आप फोर्थ स्टेप की तरफ जाएंगे, तो यहां पर आपका कॉन्सेप्ट आ रहा है CRM का, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, और आपका पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, यानी कि आप चाहे CRM को देख लें या आप PRM को देख रहे हैं, पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को, दोनों आपके लिए बहुत जरूरी है। अब आगे जब लास्ट आप वैल्यू की बात करेंगे, कस्टमर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर प्रॉफिट्स टू कस्टमर इक्विटी, यानी कि अगर आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इन रिटर्न द थिंग दैट इज मेकिंग यू प्रॉफिटेबल इज द कस्टमर इक्विटी। आपके पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं बीइंग अ कंपनी, आप कस्टमर की नीड को समझते हैं, उस नीड को सही तरह से समझते हुए, मार्केट प्लेस को आइडेंटिफाई करते हुए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करते हुए, पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करते हुए, एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम के थ्रू वो वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको फायदा होगा, आपकी इक्विटी बढ़ेगी। और इस इक्विटी बढ़ने का, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, क्रिएट द सेटिस्फाइड लॉयल कस्टमर्स, कैप्चर द कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, इंक्रीज द शेयर ऑफ मार्केट एंड शेयर ऑफ कस्टमर। कंपटीशन में आप ऊपर हो जाएंगे, आप का जो शेयर ऑफ मार्केट है वो भी बढ़ेगा, और आपका शेयर ऑफ कस्टमर भी बढ़ेगा, कस्टमर भी आपको अच्छा कहेगा। और एक बहुत कॉमन सी चीज है कि मुझे अगर एक चीज अच्छी लगेगी तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, और ये काम आप कभी बगैर किसी लालच के कर रहे होते हैं। आप कभी भी ये नहीं देख रहे होते कि इस चीज का मुझे कंपनी को फायदा देगी, ना कंपनी आप लोगों को फायदा देती है। दिस इज वन ऑफ द मेजर इमर्जिंग रिसर्च टॉपिक्स,
और मेरा खुद भी इस पे काम है जिसको वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग कहा जाता है। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग में मैं आजकल भी बहुत सा काम कर रहा हूँ। तो ये एक नई इमर्ज होने वाली फील्ड है जिसमें अब शायद कंपनीज भी इंटरेस्ट ले रही हैं और कंपनीज भी इस वर्ड ऑफ माउथ की तरफ जा रही हैं कि वर्ड ऑफ माउथ शायद हमें कंपनी को खुद से इस चीज को क्रिएट करना चाहिए और इसको होपफुली हो सकता है मार्केटिंग मिक्स में भी आने वाले दिनों में जगह मिल जाए। रिसर्च जो है वो यही प्रपोज कर रही है कि मार्केटिंग मिक्स में भी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग होनी चाहिए। और इस फिगर के आखिर में आपको ये कुछ एस्पेक्ट्स मिल रहे होंगे। ये एस्पेक्ट्स भी हमने देखे हैं कि मैनेजिंग द ग्लोबल मार्केट्स यानी कि ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है, एथिकल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी है और टेक्नोलॉजी की बात है, तो हमने टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी नजर में रखना है, हमने ग्लोबलाइजेशन को भी नजर में रखना है कि हमारा कंपटीशन सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट के साथ नहीं, हमारा कंपटीशन इंटरनेशनली होगा। अगर आप एक प्रोडक्ट को, एक ब्रांड को अच्छा बना लेंगे, अच्छा बनाते जाएंगे, जितना जल्दी आप ऊपर जाएंगे उतना जल्दी आप ग्लोबलाइजेशन की तरफ और आप इंटरनेशनल एवेन्यूज में अपनी प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं। और एथिकल और सोशली रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है क्योंकि सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट हमें इस्लाम ने भी सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट दिया है और मॉडर्न सोसाइटी भी इस सोशल वेलफेयर के कॉन्सेप्ट को, इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़ी अच्छी तरह से समझती है। और ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इट इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस फॉर द कंपनीज। ये तीनों एस्पेक्ट्स जो है, ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी और जो आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन है, ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर। ये आज का लेक्चर था जी। इसमें मैंने जितनी भी बात की है इसमें इसको मैं फर्दर कनेक्ट करूंगा अपने लेक्चर नंबर 2 से। आइंदा आने वाले लेक्चर में आपको मैं नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ लेके जाऊंगा जो कि कनेक्ट होगी इससे। तो फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।